कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। इसी प्रयास में हम लोग मिले हैं बेटा मैथ्स स्टडी सर्कल द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 में। ठीक है, इसलिए मिले आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आप हमेशा मस्त रहो। ठीक है, आप मस्त तभी रहोगे जब आप कुछ अच्छा करोगे। तो हम लोग आज कुछ अच्छा करने के लिए इकट्ठा हुए। हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे आज। इसके पहले जस्ट पहले हम लोगों ने किया था दो चर वाले सरल रेखा के समीकरणों का युग्म पढ़ा था। दो चर वाले और रैखिक समीकरण देखे थे। रैखिक समीकरण में क्या होता था, एक घात होती थी। कितना बेटा, एक घात। और दो चर हम लोगों ने कुछ ऐसे समीकरण पढ़े बेटा, x + 3y = 5। ये क्या बेटा, एक समीकरण है। इसमें दो चर हैं x और y। ठीक है, और रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि इसमें जो घात है वो एक है। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा, वो द्विघातीय समीकरण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? द्विघातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण का मानक रूप क्या था बेटा? ax + b। जहां a 0 नहीं होता था, a 0 कर दोगे तो पूरा ये बेटा 0 हो जाएगा। जीरो को यदि हम चर से मल्टीप्लाई करते तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ a 0 नहीं होता है। और यहाँ जो द्विघात समीकरण है, वो द्विघात समीकरण भी हम लोग जानते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानते ही नहीं। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 = 0। तो क्या होता है, ये द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में क्या कहा गया है कि द्विघात समीकरण एक चर, कोई भी चर हो सकता है। वो x हो सकता है, y हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है। एक चर x के लिए समीकरण है जो ax² + bx + c = 0 के रूप का हो। ठीक है, ये देखो बेटा, ये ax² + bx + c के रूप का है, = 0। जहां x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 5 है। यहाँ जो कांस्टेंट है, जो हमारा अचर है, वो c है, यहाँ अचर हमारा 6 है। इस रूप का होना चाहिए। और a b c क्या है बेटा? a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये भिन्न में भी हो सकता है, धन का पूर्णांक हो सकता है, ऋण का पूर्णांक हो सकता है। ठीक, कोई भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या में बेटा 0 भी आता है। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो सकता है, b हमारा 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 ना हो। यही यहां लिखा है बेटा। ठीक है, a b c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। बस ध्यान ये रहे कि जो x² का गुणांक है a, वो 0 में हो। जैसे बाई चांस ये 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 को x² से मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म हमारा 0 हो गया। ये हो गया 0 + 5x + 6 = 0, यानी 5x + 6 = 0। मतलब द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो द्विघात समीकरण तभी बनेगा बेटा जब ax² + bx + c = 0 के रूप का कोई समीकरण हो। ठीक है, और इसको बेटा हम मानक रूप भी बोलते हैं। ax² क्या बेटा, ax² क्या बेटा, ax² + bx + c = 0 को हम मानक रूप भी बोलते हैं। यदि हम किसी भी समीकरण को यदि इस रूप में लिख लें, ये कौन सा रूप है? मानक रूप। एक स्टैंडर्ड है कि भैया इससे न कम न इससे ज्यादा। ठीक है, 3 टर्म होने चाहिए। x² का गुणांक होना चाहिए, x का गुणांक होना चाहिए, c का गुणांक होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई टर्म 0 हो सकता है हमारा, ये टर्म 0 हो सकता है, ये टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ये टर्म 0 ना हो, मतलब a की वैल्यू 0 ना हो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये इस पे निर्धारित है कि ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
द्विघात समीकरण होने की कसौटी क्या है? द्विघात समीकरण को हम कैसे चेक करेंगे? यदि हम द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिख पाते हैं तो बेटा द्विघात समीकरण है, यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, बस है। अब हम चेक कर लेंगे बेटा, है? बस इसी रूप में आना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x² धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, तो जांच करना है? मान लो उत्तर हमको 1 करना है, कहता है जांच कीजिए, तो क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया बेटा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अच्छा कभी कभी यदि कोई मरीज सामने बैठा है तो डॉक्टर साहब देखते देखते कह देते इसको ये बीमारी है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है। ऐसे ऐसे हम इनको देख करके, इनकी शक्ल देख करके कभी कभी बता सकते हैं ये बेटा ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन हमेशा देख करके हम नहीं बताएंगे, हम थोड़ा सा उस पर वर्क भी करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं हमको कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि ये तो यार द्विघात समीकरण नहीं, लेकिन हो सकता है वो द्विघात समीकरण निकल जाए, या कभी कभी लगता है कि द्विघात समीकरण है और हल करने पे पता चलता है द्विघात समीकरण नहीं। तो यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो तब भी हम शार्ट में थोड़ा सा उसको सोल्यूशन करके चेक कर लेंगे। हम इसको खोल लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसका सरलीकरण करते हैं। तो क्या लिखें? या लिखते हैं बेटा, या x² प्लस 2x प्लस 1, यही होगा ना बेटा? x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो ये 2x दोनों तरफ एक कैंसिल हो गया, या x² प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 माइनस का है ना, इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों? सही है ना बेटा? ये थोड़ा गलत हो रहा है ना। 2 3 6, ध्यान देगा ना बेटा? 2 3 6, तो ये क्या होता है? प्लस का 6, x² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1, ये 2x माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गई, x² प्लस 1 प्लस 6, या x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ bx इन्वॉल्व नहीं है। हमने कहा कि a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और जो वास्तविक संख्या है वो उसमें 0 भी आता है, 0 भी आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या x², यहाँ तो 1 है ही है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर लिख लो x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो बेटा, मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। यहाँ x नहीं था, लेकिन हमको दिखाना था, हमने दिखा दिया। क्या है ये? 0 इंटू एक्स। अब हो गया बेटा, लिख दो बेटा उपरोक्त, लिखेंगे चूंकि उपरोक्त a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है अतः दिया गया समीकरण, ठीक है, इस रूप का होना चाहिए बेटा। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि ये इस रूप का है, भले ही हमारा b 0, बस a 0 नहीं होना चाहिए। इसका x² का कांस्टेंट, x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अतः दिया हुआ समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस, बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही करना है बेटा। क्या करना है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में यदि आ जाता है तो है, ये नहीं आता है तो नहीं है। बस इतनी सी बात है। क्या दिया है सेकंड पार्ट में? x²
माइनस का 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब ऐसे तो देखने से लगता है बेटा एक ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, -2 का माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का 2x। ठीक है, इधर ले आओ। या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसमें भी वही लिख देंगे, चूंकि उपरोक्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, चाहो तो मौज हो आपकी, आपको पास समय है तो और लिख सकते हैं, जहां a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 6। अतः ना लिखो तो कोई बात नहीं। अतः इसलिए दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बहुत सुंदर बेटा, द्विघात समीकरण है, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही करना है बेटा। इस पूरी प्रश्नावली में हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में समीकरण को प्रस्तुत करना है। यदि हम प्रस्तुत कर ले गए तो बेटा द्विघात समीकरण है, यदि हम प्रस्तुत नहीं कर पाए तो द्विघात समीकरण नहीं है बेटा। ठीक है, क्यों बेटा? थर्ड पार्ट क्या कहता है? x माइनस 2 x प्लस 1, देख लेना बेटा उतारने में, x माइनस 1 और x प्लस 3। ये ना बेटा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बहुत सुंदर बेटा। अब एक को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस x को पकड़े, वैसे ये है नहीं बेटा। क्यों? यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं। लेकिन हम अभी हल करेंगे बेटा, ऐसे नहीं कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, या लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स। ठीक है, इस एक्स का इसमें किया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का 1 में किया, एक्स हो गया, फिर -2 का एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, -2 का +1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। सही चल रहा बेटा, इक्वल टू, अब इस x को पकड़ो, इसमें करो, एक्स स्क्वायर हो गया, x का इसमें किया 3x हो गया, ठीक है, -1 का पकड़ा -x हो गया, और -1 का इसमें पकड़ा -3 आ गया। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब ये एक एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और x में से 2x माइनस करेंगे तो -x बचेगा। क्या बचेगा? -x और -2 इक्वल टू 3x में से x चला गया तो प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 2x -3। बात समझ लो बेटा, x में से 2x गया -x, ये हो गया हमारा -x -2, ये हो गया 2x -3। अब कुछ भी कर लो बेटा, ये तो है ही नहीं बेटा, ये क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये साल होकर के कितना आ जाएगा? माइनस का 3x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c के रूप में लिख तो सकते हो, लेकिन यहाँ क्या बेटा a 0 है, तो आप जीरो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उपरोक्त एक रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं बताइए, उपरोक्त एक
द्विघात समीकरण नहीं है। चलो लिख लेते हैं एक चीज और, क्या उसका भी तुलना तो करें, ठीक है। इसको आप क्या ले सकते हो, या 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उपरोक्त की तुलना ऐसे लिखो, ठीक है। उपरोक्त की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर क्या बेटा, ए इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या दिया है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण नहीं है, द्विघातीय समीकरण नहीं है। देखो आप हुंकारे नहीं भर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस में एक कोयल बैठी बेटा है, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ चीजें सही, ठीक बेटा। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत सुंदर, देखो बाहर वो कोयल भी बता रही है कि हाँ बहुत सुंदर, ठीक बेटा। ये थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह दिया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म था वो गायब था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 0 लिख करके कर सकते हो, तो लेकिन ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 0। ए 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट ये ना कहता है x-3 दिया बेटा, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? ये ना x-3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5, ठीक है। x इंटू x प्लस 5। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्यों? यहां से मिलेगा 2x स्क्वायर, यहां से मिलेगा x स्क्वायर, एक तरफ लाओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। एग्जाम में बैठे होंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। सॉल्व तो करना चाहिए, लेकिन यदि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपके पास समय कम है, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। कैसे करें बेटा? x को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या लिखते हैं बेटा, समीकरण आगे बढ़ाने के लिए या लिख लिया। x को इसमें किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x का इसमें किया तो प्लस x हो गया, -3 का इसमें किया तो माइनस का 6x हो गया, और ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू x का इसमें किया तो x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x। यहां ये 2x स्क्वायर है, इसके बगल में हम लिख लेंगे माइनस का x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 5x, ठीक बेटा। x और ये माइनस का 5x हो गया, और प्लस प्लस का 5x इधर है, इधर ले आओगे तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। या इस 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर, और ये बेटा माइनस माइनस हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। उपरोक्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक बात बताएं बेटा, किसी से कहना नहीं क्या कि इसमें लिखने में कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक? क्यों?
क्योंकि यदि आपने ठीक से प्रस्तुत नहीं किया है तब मजा नहीं आएगा। आपको आता बहुत है लेकिन आपको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। क्या है बेटा, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमको दिखाना है कि भैया है ये इस तरीके से है, ये चीजें इस तरीके से। जब आप प्रस्तुत करोगे बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, ऐसे आपने मैटर लिखा और लास्ट में धीरे से उत्तर लिख दिया। क्या लिख दिया? उत्तर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक बढ़िया कदम हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रयास करने के लिए। ठीक है, इसमें उत्तर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि जांच करने को कहा गया था, तो ये बस एक यही स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, जांच करने को कहा गया है। ठीक है, अब कौन सा करें? थर्ड हो गया था फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है कि फोर्थ हो गया ना, फोर्थ हो गया है, ये फोर्थ था, ये क्या था बेटा? फोर्थ था। अब फिफ्थ करना है, कौन सा करना है? फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? कहता है कि 2x, ये भी उसी टाइप का है बेटा, 2x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट है x माइनस 3 इक्वल टू कितना बेटा? x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। बहुत सुंदर, बस हम एक एक को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस 2x को पकड़ेंगे। अच्छा, ये भी बेटा इसी टाइप से है, यहाँ भी 2x स्क्वायर और एक तरफ x स्क्वायर आया था, यहाँ भी ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब 2x को x में मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x का इसमें किया तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, इस x स्क्वायर को इसमें करेंगे x को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5x और माइनस का 5। पहले एक एक तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या चलो ले आते हैं तब। तो ये 2x स्क्वायर यहाँ हो गया और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा माइनस का 7x, कितना हो जाएगा? माइनस का 7x, माइनस का 7x लिख लेते हैं। और ये जो है 5 और 4 1 प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा, ये रिजल्ट कितना है? 5 में से बन जाएगा 4 प्लस का 4 और इधर का आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारा माइनस 7x ही है, ये 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और सरलीकरण कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बचा, माइनस 7x माइनस 4x मिलकर के माइनस का 11x हो गया और प्लस 3 और प्लस 5 मिलकर के प्लस का 8 हो गया। बहुत सुंदर बेटा, देखो कितना सुंदर आ गया। क्या आ गया? सुंदर द्विघात समीकरण आ गया कि हाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 11 है और c इक्वल टू 8 है। यह एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण है जहां लिख दो a नॉट इक्वल टू 0। अतः दिया गया समीकरण क्या है बेटा? एक द्विघातीय समीकरण है, उत्तर लिख सकते हो। दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। बस यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, जांच में क्या पाया गया कि ये द्विघातीय समीकरण। प्रश्न तो पूछ ही गया था कि जांच करो, सत्य है कि द्विघात है कि नहीं है। तो हमने जांच कर लिया, हमने पाया, हमारा उत्तर ये है कि ये एक द्विघात समीकरण, इसलिए हम यहाँ उत्तर लिख लेंगे।
सिद्ध करना होता तब हम लिखते इति सिद्धम, क्यों? सिद्ध करना होता तो हम लिखते इति सिद्धम, ठीक है। तो अब ये हो गया बेटा, अब फिफ्थ पार्ट करना होगा, फिफ्थ हो गया है, सिक्स्थ पार्ट करना है। क्या करना होता है? सिक्स्थ पार्ट। अभी हम लोग ने लिख किया था बेटा, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट करना है। सिक्स्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, 2 एक ही होता है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस का 4, बस। अब देखो एक्स स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन क्या है इस रूप में यदि हम लिख पाए जहां a 0 ना हो तब द्विघात समीकरण होता है, तो इस रूप में लिख तो लेंगे, लेकिन यहाँ a शून्य आ रहा है, इसको ऐसे लिखो, या 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखें? उपरोक्त की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर ए इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण नहीं है, बस आपने प्रूव कर लिया। छठा हो गया, सेवंथ, ठीक है, सेवंथ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन हो सकता है कोई उतारने में गलत हो गया हो तो आप समझ लो एक नया प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न भी आप कर लोगे, यदि बुक में है हमने नोट नहीं किया, हमने कुछ और नोट कर दिया, ठीक है बेटा। 6 हो गया, सेवंथ की बात कर लें बेटा। अब देखो अभी आप बच्चे हो बेटा, क्या है आपकी उम्र अभी काफी कम है, तो आपको चीजों को मेमोराइज रखना है, आपको चीजों को दिमाग में बिठाए रखना है। आप अपने दिमाग में तभी बिठाए रख पाएंगे जब यहाँ जगह होगी, यहाँ जगह तब बनेगी जब गलत चीजों को आप डिलीट करते हो। आप अपने मोबाइल आपका भर जाता है, मेमोरी भर जाती, तो आप गलत चीजों मतलब जो अनसुटेबल चीजें होती है जिनकी आपको जरूरत है उनको हटाते रहते हो। आप मस्त रहो, थोड़ा सा योगा करो, प्राणायाम करो, प्रभु का ध्यान करो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चन है बेटा x प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब हमने अभी कुछ दिन पहले ही 9th में पढ़ा था, उसको हम मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। मेमोराइज नहीं अभी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्पेंड करके, और फिर उसको फार्मूले के रूप में दिमाग में बिठा लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या लिखे बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x। अभी बेटा देखो बिना सॉल्व किए इसको हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इसको खोलने का देखो एक फार्मूला हम लोग जानते थे बेटा, क्या जानते थे कि a प्लस बी का यदि होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्यों भैया जानते हैं ना, a
प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब लोगों को पता है, हमको भी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, लेकिन ए प्लस बी का होल क्यूब भी आना चाहिए। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इस पैटर्न पे हम इसको खोलेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है। ए की जगह पे हमारा x है, x का क्यूब प्लस 3a, ए की जगह पे हमारा x है 3 इंटू एक्स, 3a, b की जगह पे हमारा 2 है, तो 3ab हो गया, 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू इस 2x को इस x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा। क्या बेटा, 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब आ गया, 2x का माइनस में करोगे तो माइनस का 2x आ गया। बहुत सुंदर बेटा। अभी द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, यहाँ x क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है, तो सॉल्व करोगे तो x क्यूब की ही फॉर्म की चीजें बचेंगी, कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, क्या लिखे, या x क्यूब, ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, और 6x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6x ये आया, प्लस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है, फिर 2x का क्यूब माइनस का 2x, ठीक है, ये हो जाएगा x क्यूब, और ये है इधर लाओगे तो माइनस का 2x, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12x प्लस का 2x, ये माइनस का 2x इधर ले तो प्लस का 2x, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, या ये कितना हो जाएगा ना, माइनस का x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास कुल 3 टर्म्स होने चाहिए बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ बेटा इसके अलावा x क्यूब भी है, ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। द्विघात समीकरण में वह समीकरण जिसमें वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2, यहाँ अधिकतम घात 3 है? तो कंपेयर करना है, उसी ग्रुप में लिखो, एक आपने पैटर्न पकड़ लिया, उसी पैटर्न पे लिखो, क्योंकि उपरोक्त को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह एक बीजीय समीकरण, क्या बेटा, बीजीय समीकरण क्या कह रहे हैं, अतः ये एक द्विघातीय समीकरण, एक द्विघातीय समीकरण नहीं। ठीक बेटा, ये हो गया, कौन सा हो गया, 7th हो गया। अब ऐसे ही बेटा 3rd भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक, बस हमारा उद्देश्य ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख पाए तो हो जाएगा हमारा एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, कौन सा करना है, 8th ना, इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है ये, यहां क्या बेटा, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x
प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ऐसे ही बच्चा देखेगा इसको, कह देगा भैया ये द्विघात समीकरण नहीं, क्यों, पावर c इन्वॉल्व। लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे, क्यों, अभी देखना इसको यदि हम सरलीकरण करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के रूप में चीजें आ जाएंगी। अब x माइनस 2 का होल क्यूब होगा क्या है, हम क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस का b क्यूब, सब में माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम इसको खोल देंगे, इसको लिखते हैं या एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x का होल क्यूब, a क्यूब ना, तो x का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, यही ना बेटा है, और माइनस का b क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बस ये कितना हो जाएगा, या एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 माइनस का 8, या x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू कितना बेटा, x क्यूब माइनस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 6 का इसमें करोगे तो प्लस का 12x माइनस 8। अब देखो ये कैंसिल हो गया, घबरा रहे थे कि क्यूब में आएगा, घात 3 है अधिकतम, अधिकतम घात 2 ही निकलेगी बेटा, चेक कर लो, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 6 इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस x, और ये 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x प्लस 1 और ये प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर मिलकर के हमको दे देंगे प्लस का 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, और ये 2x में से एक x चला जाएगा तो प्लस का 12 बन बेटा, ये 12x है माइनस का, ये माइनस का x है, ये जाएगा माइनस का 13x, कितना जाएगा, माइनस का 13x प्लस का 9 इक्वल टू 0। बस यहां लिख लो, क्योंकि उपरोक्त को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अतः ये क्या है बेटा, एक द्विघात समीकरण है। चूंकि उपरोक्त को ax स्क्वायर नहीं लिखा नहीं जाता, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उपरोक्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 के रूप का समीकरण है जहां a नॉट इक्वल टू 0, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है, एक द्विघातीय समीकरण है। बस इतनी सी बात है बेटा, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है, तो आपने कह दिया ये भैया है, क्यों, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख गया। बहुत सुंदर, पहला प्रश्न आपने किया, बढ़िया किया है, आपने बहुत अच्छा किया। आप समझ गए कि कैसे हम सरलीकरण करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का लिख सकते हैं। यदि लिख लिया, जहां a शून्य नहीं होना चाहिए बेटा, तो वो क्या है बेटा, द्विघात समीकरण है,
और यदि नहीं लिख पाए तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारे सामने। कहता है कि ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ स्थितियां हैं। क्या स्थिति है? निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, हल नहीं करना है। हल कर देंगे हम आगे, बस समीकरण बनाना सीख लें। ठीक है, बनाने के लिए जैसा कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम शाब्दिक समस्याओं को हल किए थे, हमसे जो जानना चाहता था उसी को हम मान लेते थे, ऐसे ही इसमें जो हमको जानना चाह रहा है उसी को हम मान लेंगे। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, बहुत सुंदर है बेटा। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ये शर्त दे रखी। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो हम किस चैप्टर में है बेटा? एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में एक चर है x। तो हम देखो शुरू से ही थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, हम कोई एक चीज मानेंगे। ठीक है, हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को नहीं मान लेंगे। क्यों? दो चर हो जाएंगे। यदि आपने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया तो दो चर हो जाएंगे। तो आप शुरुआत में दो चर लेकर के बाद में एक चर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि शुरुआत से ही एक ही चर लेकर के चलें। वो कैसे हो सकता है? कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। बात पकड़ना बेटा, किससे तुलना की गई? चौड़ाई से तुलना की गई, किसको? लंबाई की। यदि हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, बात समझना बेटा, क्या है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो उसका दो गुना हो जाएगा 2x से एक अधिक प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम लंबाई की तुलना चौड़ाई से की थी। ठीक है, अपने को चौड़ाई के कंपेयर में बताया था। जैसे हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, आप कह दो कि हमारे पास, अपने को बताओ कि हमारे पास, आपके पास जो है उसका दो गुना है। तो पहले हमारे पास कितना है ये पता चलना कि हमारे पास ये 100 है, तभी आपके पास 200 है। तो क्या बेटा, ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक शर्त है कि लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो हम इसमें लिखेंगे बात समझ पाए? लंबाई की तुलना चौड़ाई से की है। लंबाई का अपना अस्तित्व तो नहीं है, चौड़ाई पे निर्भर करता है। तो चौड़ाई पे निर्भर करता है तो हम चौड़ाई को ही मानेंगे, लंबाई को क्यों मानेंगे भैया? हम क्या लिखेंगे? माना भूखंड की चौड़ाई x है, इसलिए प्रश्नानुसार लंबाई बराबर, लंबाई को क्या कहता है? कहता है कि लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई x है, इसके दो गुने से, दो गुना से एक अधिक है, दो गुना से भी एक अधिक है। ये हो गया बेटा। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, तो दो से गुणा कर दो, से भी एक अधिक है, एक प्लस कर दो, बस इतनी सी बात है। तो अब आ गया बेटा, एक ही चर में आया है बेटा, एक चर में कह रहा है समीकरण होता है द्विघातीय समीकरण, तो एक चर में आ गया। चाहते तो हम लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग मान सकते थे, लेकिन हम शुरू से अवेयर है कि भैया चलो हम एक ही चर से काम चलाएंगे। ठीक है बेटा, यही मान लो द्विघात जिसमें होता है रैखिक समीकरण युग में, तो हम लंबाई चौड़ाई को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक ही मान लिए। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। प्रश्नानुसार टू एक्स प्लस 1, ये हो गया लंबाई, ये हो गया इंटू चौड़ाई, इक्वल टू कितना दे रखा है? 528। क्या? और चाहो तो एक बीच में वो फार्मूला डाल दो। अब
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इसलिए कर दिया। अब द्विघात समीकरण मतलब इस रूप में लिखना है। क्या कहता है? कहता है निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करो। ये स्थिति है, स्थिति को हम द्विघात समीकरण में निरूपित किए दे रहे हैं। या 2x का x में मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x का इसमें करोगे तो प्लस x आ जाएगा, -528 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया बेटा। इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा करना है बेटा आप। ठीक है, बस ये टेबुलेट करना, फार्मुलेट करना आना चाहिए आपको। कैसे आप बीजीय द्विघाती समीकरण में आप इसको व्यक्त करते हैं, ये कला आनी चाहिए बेटा। अब देखो, प्रश्न में ही हल छिपा रहता है बेटा, समस्या में ही समाधान छिपा रहता है। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, क्रम से धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 13 के बाद 14 होता है, 16 के बाद 17 होता है। क्रमागत है मतलब एक को आपने लेट कर लिया, एक को मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा उसमें धन एक और कर दो बेटा। बस यही चीज हम यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना दिए गए धनात्मक, क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक हैं x और x+1, बस इतनी सी बात है। इसमें शर्त लगा दो प्रश्नानुसार। प्रश्न ऐसा कह रहा है, ये चीज जरूर डाल दो भैया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है x और x+1, इनका गुणनफल हो जाएगा x इंटू दिस इक्वल टू कितना दे रखा है? 306। बहुत सुंदर बेटा, 306। तो सॉल्व करो। या x² + x - 306 इक्वल टू 0। बहुत सही बेटा, यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लिया है। अब थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट क्या सही चला? क्या बताना भैया जरूर कमेंट में कि आपने कैसा समझा, कैसा लगा। एक अच्छा लगा है तो भी बता देना बाबू, या कहीं कुछ गड़बड़ है तो भी बता देना। आप बताते तो हमें लगता है कि आप हमारे साथ थे, आप बताते नहीं तो हमें लगता नहीं कि हमको कौन देखा कौन सुना। अब देखो क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब देखो किससे तुलना की है? रोहन से। किसने की है? मां ने। तो अब मां की उम्र को हम मानेंगे ही क्यों भैया? जब तुम अपने उम्र की तुलना बच्चे से कर लो, रोहन से कर लो, तो हम रोहन की उम्र को ही मान लेंगे। बस इतनी सी बात है। तो लिख लेते हैं, जो चीज आ गई उसको लिखो। माना, कौन सा है? थर्ड। माना, अच्छा वर्तमान उम्र ही मान लिखते हैं बेटा। माना रोहन की, किसकी बेटा? रोहन की वर्तमान उम्र माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है। बहुत सुंदर बेटा, x वर्ष है। अब रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अतः रोहन की मां की उम्र, रोहन की मां की उम्र x+26 होगी। क्यों? ये 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन मान लो 10 साल का है, तो उसकी मां 26 साल बड़ी है, तो 10 × 26 36 साल हो जाएगा। तो मां की उम्र ये हो जाएगी। बस बस बहुत सुंदर, ये आपने लिख लिया, बहुत अच्छा किया। क्यों? एक ही चरण से हमको काम चलाना है।
द्विघात समीकरण एक चर x के लिए वह समीकरण है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाए। हमको एक ही चर से काम चलाना। हम शुरुआत में आदत डालेंगे भैया, जब हमको दो चर मिलने ही नहीं है तो हम एक चर की आदत डालें बेटा। क्यों? x प्लस 26 वर्ष होगी, ये हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा देखना है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब यहां थोड़ा सा लोचा है, 3 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का गुणनफल इतना हो जाएगी, भविष्य की बात कर रहा है। तो अभी ये x साल के हैं तो 3 साल बाद हो जाएंगे x धन 3 के। आप अभी 15 साल के हो तो 3 साल बाद हो जाओगे 15 धन 3, 18 साल के। तो ये x वर्ष का है तो ये हो जाएगा x धन 3 का। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। 3 साल बाद इनकी उम्र x धन 3 और x धन 26 है, ये मां 3 साल और की होगी, की हो जाएगी। यही होगा ना बेटा? बस अब प्रश्नानुसार डाल दो। अब प्रश्नानुसार क्या था? x धन 29 इंटू x धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? उम्र का गुणनफल कितना है? 360 हो जाएगा। बस 360 लिख दो। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। अब इसको सरलीकरण कर लो, या x को इसमें मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x का इसमें किया तो प्लस का 3x आ गया, 29 का x में करोगे तो 29x आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 27 के साथ हाथ है 2, 3 2 8 इक्वल टू 360। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? या एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 32x और यहाँ कितना बेटा? 87। 3 और 27 के साथ आता है 2, 3 6 2 8, 87 माइनस 360 प्लस का 87 आज 360 उठाएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। बहुत सुंदर बेटा। या एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, 10 में से 7 जाएगा 3 माइनस का 3, यहाँ मतलब कितना था? 5, 15 में से आ गया 7, यहाँ पे 2, 273 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ मतलब 5, 15 में से आ गया 7, यहाँ से 2 में 2 हो गया। बहुत सुंदर था, यही उत्तर हो गया है। क्या कहता है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। ये द्विघात समीकरण हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो गया। बहुत सुंदर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। क्यों लगाओगे ना? है कि नहीं है पहले ये बता देना। क्यों है? बहुत सुंदर, होना भी चाहिए है। क्यों? हमें लगता था कि आपके पास है। क्यों भैया? क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम रेलगाड़ी की चाल ही मान लेंगे। माना क्या बेटा? माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर पर आवर लिखा तो चलो हम भी लिखेंगे। क्यों हम नहीं लिख पाएंगे? क्यों नहीं लिखेंगे भैया? इसमें क्या दिक्कत है? किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए भी। क्यों कि धीरे धीरे आदत डालो ना। हम लोग जब ग्रेजुएशन करेंगे जब आप, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो,
अब समय की बात हो रही है, समय बराबर एक फार्मूला है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता ना, चाल बराबर दूरी बटा समय या समय बराबर दूरी बटा चाल, ये एक फार्मूला है। इसके आधार पे हम करेंगे। कहते हैं 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। समय का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, तो समय कैसे होता है बेटा, दूरी बटा चाल, दूरी है कितनी 480, तो हमारा नियत समय, नियत समय हमारा क्या है, फिक्स टाइम कितना होना चाहिए, नियत समय जो लगना चाहिए रूटीन के हिसाब से, यदि x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 480 किलोमीटर दूरी है तो नियत समय हो जाएगा 480 बटे x, घंटे आर में आ गया। अब देखो कहता है कि यदि 8 किलोमीटर स्पीड कम होती, यदि चाल x माइनस 8 होती, यदि चाल बराबर x माइनस 8, तब समय कितना लगेगा बेटा, तब समय बराबर 480, तो दूरी फिक्स है और चाल हो गई x माइनस 8। अब देखो बात, अब बात बनेगी बेटा, कहता है कि पहले समय जो लग रहा था प्रश्नानुसार लिख लो बेटा, प्रश्न को जरूर शामिल कर लो प्रश्नानुसार, कि प्रश्न ही ऐसा कह रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, टीचर आ जाता है, अरे सर इन्होंने कहा था, ठीक है, तो ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि चाल 8 घंटे प्रति किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया 480 बटे x, कब है, जब हमारी चाल है x, और ये समय कब है, जब है हमारी चाल कम हो गई है, अरे हमारी चाल छोड़ो, रेलगाड़ी की चाल कम हो गई है, ठीक है, x माइनस 8। अच्छा एक बात बताना बेटा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू ज्यादा है कि ये, क्यों, 480 बटे x ज्यादा है कि ये ज्यादा है, अच्छा बताओ, हर x ज्यादा है कि ये ज्यादा है, जिसका हर ज्यादा होता है, चलो जिसका हर ज्यादा होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कम होती है, ठीक है, ये ज्यादा है, ये प्रोबेबिलिटी में कम होगा, ठीक है, और ये हर ज्यादा है, सॉरी हर कम है तो पूरा ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जैसे मान लिखा है 3/5, और क्या बेटा 3/4, ठीक है, ये कम है ना बेटा x माइनस 8, तो 4 कम है, तो ये टोटलिटी में ज्यादा है, तो यही कह रहा है यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम होती तो 3 घंटे अधिक लेती, ये कितना बेटा 3 घंटे ज्यादा है, तो हम इसको ये 3 घंटे ज्यादा है, बात समझना बेटा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें, 3 घंटे ये ज्यादा है, 3 घंटे कौन सा ज्यादा है, 3 घंटे ये ज्यादा है, तो इस बराबर करने के लिए हम क्या करें, इधर भी 3 घंटे दे दें, बात समझना बेटा। वो लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा तो इसी में 3 घुसर दिया, अरे भैया ठूस कर खा लिया उसने, उसको 2 पूरी और दे रहे हो, एक भूखा बैठा है उसको नहीं दे रहे, तो ये भूखा है, ये 3 घंटे ज्यादा है। कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो जो समय लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा है, तो ये समय जो है चाल कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा ही बेटा, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप इधर भी बेटा +3 दे दो, बस इतनी सी बात है। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि ये चाल कब है जब x किलोमीटर है, ये चाल कब है जब चाल, ये समय कब है जब चाल कम होगी, चाल कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा है, ये बेटा 3 घंटे ज्यादा है, तो हम 3 घंटे इधर भी देकर के इसको संतुलित कर दिए, बैलेंस कर दिए, बस इतनी सी बात है। अब इसको कैसे करें, 480
अपान एक्स, इसको इधर ले आओ -480 अपान एक्स -8, इसको अभी फिलहाल उधर रख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बाद में इसको ले आएंगे, इसे कह दो कि चिंता न करें, अभी थोड़ी देर बाद हम इनको इधर बुला लेंगे। +3 उधर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब इन लोगों का एलसीएम आ जाएगा बेटा x इंटू एक्स -8, ठीक है। अब x -8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 480 x हो गया, 480 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -8 इंटू 480 हो जाएगा। सही चला ना बेटा, इसका इसमें हुआ फिर इसका इसमें हुआ, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, इसमें 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -480x इक्वल टू माइनस का 3, ये एक गैप कर बेटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारा बचा -8 इंटू 480, केवल इतना बचा ना बेटा, ये कट गया, अपान डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 3 अपान 1, ये माइनस इधर भी कैंसिल कर दो, ठीक है। अब चल को या 3 का मल्टीप्लाई करोगे, जब अभी ऐसे रहना 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 480, ठीक है। 48 में 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकदम 3 6 का 18 16 हो जाएगा। सही चला ना बेटा, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 8 0 8 6 27 8 4 8 12, बहुत सुंदर, इक्वल टू 0, यही हमारा उत्तर आ गया। क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने, सेशन कंप्लीट किया। अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 कर लिया। किसका आधारित था बेटा? कोई भी समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है तो बेटा द्विघाती समीकरण है, बस a हमारा 0 न हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा बेटा आपका साथ, ठीक है। और यदि आपको भी हमारा साथ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद बाबू।